हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय, जामगांव आर भरत, जिला दुर्ग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एमकॉम 4th सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसकी पूंजी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी की लागत, सामान्य रूप से पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी हम किसको बोलते हैं? वो पैसा जिसको बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो कहलाती है हमारी कैपिटल कहलाती है। इसके पहले भी अपन वीडियो में पढ़ चुके हैं कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है। आज पढ़ेंगे पूंजी की लागत। कैपिटलाइजेशन मतलब हमको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल ढांचा में हमने ये पढ़ा कि सामान्य रूप से उसके रूप क्या होंगे, अर्थात समतांश क्या कितना होगा, पूर्वाधिकारंश कितना होगा, ऋण पत्र कितना होगा, ऋण कितना होगा। उसी के अंतर्गत वैकल्पिक परियोजनाएं भी होती हैं। वैकल्पिक परियोजनाएं मतलब हमको अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से व्यवस्था करेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारा पूंजी की लागत भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। तो पूंजी की लागत एक्चुअली होती क्या है? हम किसी भी पैसे को किसी से लेते हैं और यूज करते हैं, तो उसके उपयोग के बदले में जो दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन कहलाता है, वो पूंजी की लागत कहलाएगा। सरल शब्दों में बता दूं फिर से कि किसी की कैपिटल को उपयोग करने के बदले में दिया जाने वाला जो प्रतिफल होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका आशय परिभाषा हम बोल सकते हैं परिभाषा के रूप में, पूंजी की लागत का तात्पर्य उस प्रत्याय दर से है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने हेतु विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। अर्थात ये रिक्वायरमेंट को बता रहा है कि अगर हमने किसी कैपिटल को यूज किया है और उसके बदले में उसको ब्याज या लाभांश दे रहे हैं, तो हमको अपनी आय को, उस जो पैसे वो लगाया है, अपनी प्रत्याय दर को कम से कम इतना जरूर रखना पड़ेगा ताकि उसके रेम्यूनरेशन को देने के बाद भी हमको एक्स्ट्रा लाभ मिल सके। अगर उतना नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो व्यापार नुकसान की कंडीशन में आ जाएगा। इसको निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते? देखिए, किसी भी संस्था की आय, जोखिम और नियंत्रण के अलावा जो सबसे मुख्य मुद्दा होता है वो होता है पूंजी की लागत। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका महत्व क्या है? तो 3-4 बातें मुख्य रूप से समझने लायक हैं कि पूंजी बजट के निर्णयों में हमारी कैपिटल बजट कितनी रहेगी, उसका निर्णय लेने में हमारा सहायता करता है। पूंजी की संरचना में कि ढांचा कैसा हो, कितना समतांश होगा, कितना पूर्वाधिकारंश होगा, कितना ऋण पत्र होगा, कितना ऋण होगा, इन सभी चीजों को निर्धारित करने में हमारा पूंजी की लागत चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन, अर्थात वो स्रोत कहां से हम प्राप्त करेंगे, उनका अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रबंधन को वित्तीय कुशलता, समय समय पर डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और एक इसमें आता है विशेष रूप से अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। इस स्थिति से बचने के लिए भी हम क्या करते? पूंजी की लागत का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। अति पूंजीकरण थोड़ा बता दूं 2 मिनट आपको। अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण का मतलब ये होता है, 3 पॉइंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, जो डिस्क्राइब करते हैं, जो क्लियर करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अति पूंजीकरण वर्सेस कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण। अगर पैसा जो लगाया गया है, उस बिजनेस किया जा रहा है, उससे हमारा प्रतिअंश आय बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा हमारा प्रतिअंश लाभांश, हमारा मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, और ओवरऑल संपत्ति की वैल्यू मार्केट वैल्यू से हमारी ज्यादा हो रही है, ऐसी कंडीशन में माना जाएगा अल्प पूंजीकरण है। और इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या माना जाएगा? अति पूंजीकरण। सरल शब्दों में बोल सकते हैं हम कि जब पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हमारे पास पैसा कम होता है, तो अल्प पूंजीकरण है। और जब पैसा ज्यादा लगा देते हैं, उसका रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिल पाता, तो क्या कहलाएगा? अति पूंजीकरण। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। पूंजी प्राप्त करने के साथ जो पूंजी की लागत है, मुख्य रूप से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें पूंजी 4 प्रकार से होती है। पहले बता दूं आपको, सामान्य रूप से पहले होती है ऋण पत्र होते हैं। ऋण पत्र जिसको परिभाषित अपन कर सकते हैं, जब कोई भी संस्था अपने सार्वमुद्रा के अंतर्गत एक पत्र जारी करती है उस व्यक्ति को जो ऋण के रूप में स्वीकार कर रहा है देना संस्था को, उस पत्र को अपन ऋण पत्र बोलते हैं।
जिसके आधार पर यह बोला जाता है कि उस व्यक्ति ने अमुक संस्था को इतने पैसे का लोन दिया है ऋण पत्र के रूप में, और उसके पश्चात 20 साल के लिए 10 साल के लिए जैसा भी रहे, और जब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको निर्धारित दर से ब्याज मिलेगा। संस्था लाभ कमाए या संस्था लाभ नहीं कमाए उससे इसको मतलब नहीं है। टैक्स करने से जो संस्था का लाभ हानि खाता बनेगा, उस लाभ हानि खाते में टैक्स लगने से पहले उसको उसके दिए हुए ऋण पर ब्याज मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऋण पत्र। ये दो प्रकार के होते हैं प्रैक्टिकल के बेस पे, अशोधनीय और शोधनीय। उसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग पूर्वाधिकार अंशधारी। पूर्वाधिकार ऋण पत्र पर क्या मिलता है? ब्याज। सेकंड हमारा होता है पूर्वाधिकार अंशधारी। पूर्वाधिकार अंशधारी क्या? ये अंशधारी होते हैं, इनका नाम लिखा हुआ पूर्वाधिकार, अर्थात कंपनी के समापन में उनको पहले पैसा पाने का अधिकार है। कंपनी का हर साल लाभ बांटती है, लाभ में से समता अंश के पहले इनको लाभांश मिलने का अधिकार होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? पूर्वाधिकार। ठीक है ना? देखिए ऋण पत्र में बहुत कम रिस्क रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी संस्था लाभ कमाए ना कमाए, हमको हमारे लगाए हुए पैसे पर क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। लगभग इसी प्रकार का होता है पूर्वाधिकार अंशधारी भी। उनको भी हर कंडीशन में, अगर वो संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी है तो चाहे लाभ कमाए हो ना कमाए हो, अगर आज नहीं लाभ कमा पाई संस्था, कल जब लाभ कमाएगी तो उसको लाभ पर क्या मिलेगा? अपना लाभांश मिलेगा अंशधारियों को। अगर संचय पूर्वाधिकार अंश है और लाभ नहीं हुआ, आने वाले साल में 2 साल का मिलेगा। इस प्रकार से क्यूमुलेटिव जुड़ता जाएगा सिर्फ संचय की कंडीशन में। अदरवाइज जब लाभ होगा तो लाभांश पहले मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर 2 प्रकार के होते हैं, शोधनीय और अशोधनीय। तीसरा हमारा होता है समता अंश, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जो सबसे ज्यादा जोखिम झेलते हैं, और इनको एक्स्ट्रा लाभ हो चाहे एक्स्ट्रा हानि हो, कंपनी को हर दशा में इनको पूरी जिम्मेदारी को वहन इन्हीं को करना पड़ता है। चाहे वो एक्स्ट्रा लाभ हो तो यही पाएंगे, एक्स्ट्रा हानि हो तो यही पाएंगे, इन्हीं को फेस करना पड़ेगा। इनको ही पूंजी की लागत जो गणना करते हैं इसकी 3 विधि है, आय विधि, लाभ विधि, आय विधि, लाभांश विधि, और तीसरी है लाभांश प्लस वृद्धि की दर विधि। आय विधि में अपन अभी डिटेल करेंगे इसके बारे में, समताधारी के बारे में, लगातार जब सीक्वेंस में चलेंगे तो। और लास्ट में चौथा हमारा होता है प्रतिधारित आय, रिटेन अर्निंग। कोई भी संस्था जब लाभ कमाती है तो पूरे लाभ को एक साथ वो नहीं बांटती। ब्याज बांटना हो, चाहे पूर्वाधिकार लाभांश बांटना हो, चाहे समता लाभांश बांटना हो, उसको इस प्रकार से बांटती है कि इन सबको पैसा देने के बाद भी कुछ पैसा हमारे पास शेष बचे। वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत करने के लिए, और विपरीत परिस्थिति में पैसे की व्यवस्था ना हो पाए तो उससे बचने के लिए अपने लाभ के हिस्से को थोड़ा थोड़ा जमा करके रखती है। उसी लाभ को क्या बोलते हैं? प्रतिधारित लाभ, रिटेन अर्निंग। तो प्रतिधारित लाभ का मतलब यह होता है कि इस मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि अगर संस्था ने पूरा पैसा बांट दिया होता लाभांश के रूप में समताधारी को, प्रतिधारित आय का मालिक कौन होता है? समताधारी, क्योंकि उनके लाभ का हिस्सा बचा के रखा जाता है भविष्य के लिए, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, जो मजबूती प्रदान करती है। तो अगर उस पैसे को ये मान्यता है कि अगर बांट दिया जाता, उस पैसे से वो और आदमी और अंश खरीदता, उस वहां से और लाभांश मिलता, यानी कि एक्स्ट्रा लाभांश मिलता, एडिशनल डिविडेंड मिलता, एक्स्ट्रा इनकम होती उसकी, उस बेस पे इसकी मान्यता है। और लास्ट पढ़ेगा फिर चारों का एक साथ भारांकित विधि, पूंजी की भारांकित विधि। अपन शुरुआत करते हैं पहला ऋण अंश पूंजी की लागत अशोधनीय की। देखिए अंशों का निर्गमन होता है सम मूल्य पर होता है, भट्टे पर होता है और प्रीमियम पे होता है। ये दोनों कंडीशन में लागू होगा। सम मूल्य एक अंशों का, जब कंपनी अंश को निर्गमन करती है उस पर एक मूल्य लिखा कोटेड रहता है, उस मूल्य का क्या बोलते हैं? अंश का सम मूल्य बोलते हैं। 100 रुपए अगर अंश की कीमत लिखी हुई तो उसका सम मूल्य कितना है? 100 रुपए। पता लगा किसी कारणवश अगर कंपनी उसको 90 में निर्गमन कर दी, 10 रुपए क्या कहलाएगा? भट्टा। किसी कारण मान लीजिए कंपनी की ख्याति बहुत अच्छी मार्केट में, अब 100 का माल 120 में बिक जा रहा है तो 20 पर क्या कहलाएगा? प्रीमियम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ऋण पत्र का शोधनी ऋण पत्र का इंटरेस्ट पेबल बटे नेट प्रोसीड इंटू 100, यानी कि ब्याज की दर इंटू 100 बटे शुद्ध प्राप्ति। अंश करेगा मन पे कितने सम मूल्य पर आएगा तो जो वैल्यू रहेगी वही आएगा, बट्टे पर आएगा तो बट्टा माइनस हो जाएगा, प्रीमियम पर आएगा प्रीमियम जुड़ जाएगा।
कभी कभी क्या होते हैं, कुछ खर्चे भी होते हैं निर्गमन करने के, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा ऋण पत्र पर जो हम निकालते हैं पूंजी की लागत, वो हमेशा टैक्स के पहले निकलती है। फिर से बता दूं, ऋण पूंजी जो अपन निकाल रहे हैं, ऋण पत्र पर जो पढ़ रहे हैं, ऋण पत्र पर अपन जो निकाल रहे हैं कि इन पर पूंजी की लागत की गणना कर रहे हैं, तो ऋण पत्र पर हमेशा टैक्स के पहले निकलेगा, जो पूंजी की लागत निकलेगी कर के पूर्व निकलेगा। ठीक है, फिर से अपन अशोधनी में आईपी बटे एनपी इंटू 100, आईपी माने इंटरेस्ट पेबल, एनपी माने नेट प्रोसीड यानी कि शुद्ध मूल्य जो मिला इंटू 100। और शोधनी में क्या हो जाएगा हमारा, आईपी इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। आपको जब शोधनी है मतलब क्या हो गया, ये एक समय के बाद इसको पेमेंट करना है पैसा हमारे को, ठीक है, वो जितना देना है वो माइनस नेट प्रोसीड, वही हमारी चीज बटे नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर मतलब शोधनी मतलब या तो 5 साल बाद शोधन होगा, या 10 साल बाद शोधन होगा, या 15 साल बाद शोधन होगा, या 20 साल बाद शोधन होगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डिबेंचर रिडेमेबल बराबर आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी बटे नंबर ऑफ ईयर, पूरे का बटे एमबी माइनस एनपी सेम चीज बटे 2, पर ये फॉर्मूला है इनटू 100। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जो अमाउंट, जो हमारा पूंजी की लागत निकलता है, पूंजी की लागत हमारा जो भी निकलेगा वो कर के पहले निकलेगा। अगर आपको कर के बाद निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कोष्ठक में 1 माइनस टैक्स रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर ये निकला जो है हमारा, ये टैक्स के पहले निकला है, टैक्स के बाद निकालना है तो 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये हमारा निकल जाएगा टैक्स के बाद। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पूर्वाधिकार अनुसारी की। जो समता अनुसारी या पूर्वाधिकार अनुसारी दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम है, इनमें एक ही दो बातों का विशेष ध्यान देना है आपको। पहला ये ध्यान देना है कि ऋण पत्र पर हमको क्या मिलता है, ब्याज, पूर्वाधिकार पर हमको क्या मिलता है, लाभांश। दूसरी चीज, ऋण पत्र पर जो हमारा टैक्स पूंजी की लागत निकलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है, वो ऑलवेज कैलकुलेट निकलेगा क्या, टैक्स के पहले, टैक्स के बाद आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन पूर्वाधिकार अनुसार जो निकलता है हमेशा वो निकलेगा टैक्स के बाद। अगर आपको पहले का निकालना है तो बदलना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसमें दो होते हैं, अशोधनी और शोधनी। लाभांश की दर, अशोधनी के लिए लाभांश की दर 100 बटे सेम वही चीज नेट प्रोसीड, बट्टा है माइनस होगा, प्रीमियम में जुड़ जाएगा, कुछ खर्चे निगमन के हुए तो माइनस हो जाएंगे। अगर मान लो टैक्स के मान लो शोधनी है, यही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। ये आईपी लिखा हुआ है, वहां डिविडेंड की रेट रहेगा प्लस एमपी माइनस एनपी बटे नंबर ऑफ ईयर, सेम कोई चीज रहेगा, निकल जाएगा। अब ये पूंजी की लागत जो निकलेगी, वो जो निकलेगी पूर्वाधिकार अनुसारी की शोधनी के लिए, वो कर के बाद निकलेगी। कर के पहले निकालने के क्या करना पड़ेगा, पूंजी की लागत बटे 1 माइनस टैक्स। इसमें अपन मल्टीप्लाई करते हैं ऋण पत्र में, तो टैक्स कर के पहले निकला है, पूंजी की लागत जो निकली कर के पहले निकली है। लेकिन इसमें क्या हमारा है, कर के बाद निकला है। अगर आपको पहले में कन्वर्ट करना है क्या करना है, पूंजी की लागत शोधनी पूर्वाधिकार अंश के लिए बटे 1 माइनस टैक्स रेट, ये निकल जाएगा हमारे किसके लिए, पूर्वाधिकार अंश के लिए। फिर बता दूं मैं, चाहे ऋण पत्र हो चाहे पूर्वाधिकार अंश हो, ब्याज की दर हो चाहे लाभांश की दर हो, वो उनके जो मूल्य छपा रहता है, इसको हम बोलते हैं ना रजिस्टर्ड प्राइस शेयर का या डिबेंचर का, उस पर कैलकुलेट होगा। और अगर मान लो हम लोग दलाली या ब्रोकरेज, दलाली वगैरह जो देते हैं समान रूप से, वो भी कैलकुलेट किस पे होगा, समूल्य पर होगा, सामान्य कंडीशन में। ठीक है ना, दलाली को किस पर देंगे, रजिस्टर्ड प्राइस पे ही दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा हम आते हैं समतांश के लिए। समतांश के लिए 3 फॉर्मूला है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट। पहला हमारा है लाभ के हिसाब से, ईपीएस इनटू 100 अपॉन एनपीएस, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर या एनआई। ठीक है ना, देखिए ईपीएस कैसे निकालते हैं, कंपनी की टोटल लाभ, टोटल कंपनी का टोटल सेल लेंगे माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ईपीआईटी निकल जाएगा। ईपीआईटी के बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी निकल जाएगा। टैक्स माइनस करेंगे, ईएटी निकल जाएगा। पूर्वाधिकार लाभांश माइनस करेंगे, ईएटी आफ्टर प्रेफरेंशियल डिविडेंड निकल जाएगा। अब जो लाभ बचा, शुद्ध लाभ, ब्याज के बाद, कर के बाद, पूर्वाधिकार लाभांश के बाद, उस पर समतांशों की संख्या का भाग देंगे तो हमारा प्रति अंश आय निकल जाएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, शुद्ध लाभ, ब्याज, कर के पहले, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स
माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड। शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, टैक्स के बाद, पूर्वाधिकार लाभांश के बाद बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमारा क्या निकल जाएगा प्रतिअंश आय समतांशधारी के लिए। तो प्रतिअंश आय निकल गई इनटू 100 बटे मार्केट प्राइस पर शेयर, ये पहला विधि हुई। दूसरा हमारा है डिविडेंड, डिविडेंड के बेस पे, ये लाभ के बेस पे था, डिविडेंड के बेस पे डिविडेंड कंसिडरेशन प्रतिफल, इसमें प्रतिअंश लाभांश इनटू 100 बटे मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये नेट प्रोसीड टू ले सकते हैं, ठीक है। तो लाभांश कैसे निकालेंगे, देखिए मैं पहले आपको बताया ना, शुद्ध ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस पूर्वाधिकार लाभांश, ईएटी ऑफ माइनस प्रेफरेंशियल शेयर हो गया हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, शुद्ध लाभ ब्याज के बाद, कर के बाद, पूर्वाधिकार लाभांश के बाद, समता अंशधारी को भी लाभांश दिया जाता है। तो पूरा लाभ नहीं बांटा जाएगा उनको, जो नहीं बांटा जाएगा वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिधारित आय। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे अपन लोग। तो ये हमारा होगा समता अंशधारी को एक अंश पर कितना लाभांश दिया गया है, शुद्ध लाभांश प्रति अंश इनटू 100 बटे सेम वही चीज मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। और इसी में तीसरी विधि है लाभांश प्रति प्लस ग्रोथ रेट। आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बताएगा अंशों का, आगे आने वाले साल में 4%, 5%, 6% ग्रोथ रेट होने की संभावना है। तो सेम जो सेकंड विधि है, विधि वही रहेगी, उसमें अलग से फॉर्मूला प्लस का जाएगा ग्रोथ रेट, डिविडेंड पर शेयर इनटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस अलग से ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ रेट देगा उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ईपीएस कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड। उसके पश्चात अपन क्या कर देंगे, हमारा 70 चौक संख्या भाग कर देंगे, प्रतिअंश आय निकल जाएगा इनटू 100 बटे मार्केट प्राइस पर शेयर, लाभांश प्रतिफल विधि से डिविडेंड पर शेयर इनटू 100 बटे मार्केट प्राइस पर शेयर, और ग्रोथ रेट में मतलब वही होगा हमारा डिविडेंड पर शेयर इनटू 100 बटे मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस अलग से ग्रोथ रेट को जोड़ देंगे, ठीक है। आगे आते अपन लोग प्रतिधारित आय। प्रतिधारित आय को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक आदमी के पास में, इसका फॉर्मूला सुनिए क्या है, एडी बटे एडी एडिशनल डिविडेंड बटे आर माने रिटेन अर्निंग इनटू 100, ठीक है। एडी अपॉन आर इनटू 100। एडी क्या होता है सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर है, इनका मार्केट वैल्यू कितना है, 200 है, ठीक है। कंपनी ने कमाया अभी कितना, 60 रुपए, 40 रुपए बांट दिया, 20 रुपए नहीं बांटा, तो मेरा कितना पैसा बच गया कंपनी के पास, 100 अंश था, देखो 6000 मिलना चाहिए था, 4000 मिल चुका है मेरे को, 20 रुपए प्रति अंश नहीं मिला, 100 रुपए वो मिलता, कितना मिलता मेरे को, 2000, 100 इंटू 20 बराबर कितना मिलता मेरे को, 2000। अगर ये 2000 भी मिलता मेरे को, तो मैं आज मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है, 200, कितना अंश खरीद लेता, 10 अंश खरीद लेता। अगर मैं 10 अंश खरीदता तो फिर कितना कमाता, 60 रुपए के हिसाब से 600 रुपए, है ना। तो डिविडेंड कितना मिलता, 400 रुपए, कितना मिलता, 400 रुपए। यही इसका फॉर्मेट है। इसकी मान्यता यह है कि अगर आपको जो पैसा लाभांश के रूप में मिलना चाहिए कंपनी ने नहीं बांटा, उस पैसे को रिटेन अर्निंग के रूप में रोक लिया, अगर ये मान्यता इसी पे डिपेंड करती है कि अगर वो पैसा भी आपको मिल जाता, उस पैसे से आप उस कंपनी का और कितना शेयर खरीदते, वहां से आपको कितना और लाभांश मिलता, ठीक है, वहां से आपको कितना और लाभांश मिलता, उस बेस पे इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला एडिशनल डिविडेंड यानी कि अगर वो प्रतिधारित आय रिटेन अर्निंग आपको मिलती, तो आप और कितना अंश खरीदते हैं, वहां से आपको कितना लाभांश मिलता, एडी रिटेन अर्निंग कितना पैसा आपको नहीं मिला, रिटेन अर्निंग इनटू 100, ये सामान्य हो, ठीक है। अगर इसमें बोलता है कि इसमें आपको पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, व्यक्तिगत आय कर, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एडी सेम वही रहेगा -1 माइनस टैक्स रेट अपॉन आर इनटू 100। अगर ये बोलता पूंजी लाभ देना पड़ेगा, पूंजी लाभ एडी बटे ये नीचे आएगा आर ई रिटेन अर्निंग -1 माइनस टैक्स कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंपनी जो है इनटू 100। अगर दोनों बोलता तो ये ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला है ऐसे रहेगा, नीचे वाला ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा इनटू 100। फिर से रिवाइज करो, प्रतिधारित आय होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन अर्निंग। जब कंपनी लाभ कमाती है तो पूरे लाभ को वो बांटती नहीं समतांशधारियों को। ये अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, ये समतांश परिणाम, प्रतिधारित आय भी समतांश के लिए ही होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से
जब कंपनी लाभ कमाती है तो पूरे लाभ को बांटती नहीं है, उसमें से कुछ लाभ को अपने लिए भविष्य के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रखती है, उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो इस विधि की मान्यता ये है, इस मेथड के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की मान्यता एजम्पशन ये है कि आपने जो पैसा मिलना था नहीं मिला, अगर वो मिल जाता तो आप उस कंपनी के और कितना शेयर खरीद लेते और उस अंश पर आपको और कितना लाभांश मिलता। एक्स्ट्रा डिविडेंड 200 बटे रिटेन अर्निंग, एडिशनल डिविडेंड 200 बटे रिटेन अर्निंग। व्यक्तिगत आय का रहेगा एडिशनल डिविडेंड माइनस टैक्स सेम रहेगा। पूंजी लाभ रहेगा तो एडी इंटू 100 अपॉन आरई माइनस 1 माइनस टैक्स रेट। अगर दोनों रहेगा तो एडी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट बटे आरई माइनस 1 माइनस टैक्स इंटू 100। ठीक है, अब अपन लास्ट आते हैं पूंजी की भारांकित औसत। इसकी विधि की मान्यता ये होती है कि आप एक साथ देखिए, पहले एक बार रिवाइज कर दूं, ऋण पत्र पर जो पूंजी की लागत निकलती है कैसे निकलती है, टैक्स के पहले, टैक्स के बाद के लिए निकालते हैं। बाकी पूर्वाधिकार अंश की, समता अंश की, प्रतिधारित निकलती है टैक्स के बाद, पहले के लिए आप कन्वर्ट करना पड़ेगा निकालना हो तो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और हमको भारांकित विधि से निकालने बोला तो ऑलवेज कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ assumption दैट यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर टैक्स। इस निकालेंगे आफ्टर टैक्स। इसमें ये रहता है, इसकी मान्यता कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा 1 2 3 4 समता अंश, पूर्वाधिकार, ऋण पत्र, प्रतिधारित आय। ठीक है, दिया रहेगा आपको। और यहाँ पर सबकी कैपिटल अमाउंट दिया रहेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 तो 5 तो 7 और 1 8 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ये दिया रहेगा, परसेंटेज ऑलरेडी दिया रहेगा। आपको अलग अलग निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं दिया जैसे अपने अलग अलग सबका पढ़े ना, उसी हिसाब से अलग अलग हमको निकालना ही पड़ेगा। ये भी हो सकता है, कई बार आपको दे भी दिया जाएगा सवाल में, अगर दिया हुआ है यहाँ पर आप लिख दीजिए, या यहाँ पर लिख दीजिए। ये क्या करेंगे आप, यहाँ पर देंगे वैल्यू देंगे। 8 लाख में समता कितना है 1 लाख, भार दे दीजिए 1 लाख बटे 8 लाख 0.125 जो भी आएगा इस हिसाब सबको दे दीजिए। 2 लाख कितना आएगा 0.25, 3 लाख आएगा कितना आएगा 0.3 कुछ समथिंग आएगा, बाकी ये 2 लाख आएगा 0.25। ठीक है ना, 0.375। अब इनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको यहाँ पर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर से बता रहा हूँ मैं, भारांकित औसत की बात ये मानता ये है कि पहले क्रमांक रहेगा, अंशों का, परिपत्रों का नाम रहेगा, उनकी अमाउंट कितनी वो रहेगा, टोटल अमाउंट जोड़ लीजिए। टोटल अमाउंट की वजह से 1 लाख है तो 1 लाख बटे 8 लाख, यहाँ लिख दीजिए भार वेट, वी कॉल इट इज द वेट। 2 लाख बटे 8 लाख ये लिख दिए, 3 लाख बटे 8 लाख लिख दिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर दे दिया गया तो उतार दिया आफ्टर टैक्स। ठीक है, नहीं दिया तो सबका अलग अलग हमको फिर गणना करना पड़ेगा किसी विधि के हिसाब से, क्या करना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वेट का इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुणा कर देंगे और आखिर सबको अपन जोड़ देंगे, यहाँ पर एक साथ कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पूंजी की लागत। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीधी सी बात हमारा क्या होता है, पूंजी की लागत चैप्टर का मतलब ही होता है कि आप जो विभिन्न स्रोतों से पैसा यूज कर रहे हैं, विभिन्न स्रोतों से पैसा जो यूज कर रहे हैं आप, तो जो वहां से पैसा आप ले रहे हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, विनियोजक। वो आपको क्या कहलाता है, विनियोजक। ऋण पत्रधारी हो चाहे पूंजीधारी हो चाहे ऋण हो या कुछ भी हो इस टाइप का, वो कहलाता है आपके विनियोजक। तो विनियोजकों ने पैसा आपकी कंपनी में लगाया है, इंडस्ट्री में आपने लगाया है, उसको जिस बेस पे आप उनको रिटर्न दे रहे हैं, जो फिक्स रेट से दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें ऋण पत्र का, ऋण का और पूर्वाधिकार अंशधारी का फिक्स रेट होता है हमारा, सिर्फ एक समताधारी होता है जिसका अनिश्चितकालीन होता है कि क्या उसको मिलने वाला है, पूरा रिस्क बियर वही फेस वही करता है, चाहे वो एक्स्ट्रा लाभ हो चाहे वो एक्स्ट्रा हानि हो, हर कंडीशन में फेस कौन करेगा, समताधारी करेगा। और रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं, लाभ अर्थात कंपनी जो कमाती है तो लाभ कमाने के पश्चात कंपनी पूरे लाभ को नहीं बांटती है, उसमें कुछ पैसे बचा लेती है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन हमारी डगमगाएगी, उसको बचने के लिए, सामना करने के लिए वो कहता है हमारा रिटेन अर्निंग, जिसका फॉर्मूला होता है 80 बटे RE into 100। 80 माने एडिशनल डिविडेंड, वो पैसा जो उनको मिलना चाहिए था लाभांश के रूप में नहीं मिला, कंपनी ने रोक लिया, अगर मिल जाता उससे कितना अंश खरीदते और उनको कितना लाभांश मिलता। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।